हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके ग्रे और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर 9 तरलों के यांत्रिकी गुण का लेक्चर नंबर 16। और आज का जो हमारा क्लास है वो है अंतरा अणुक बल, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अब इंटरमोलेकुलर फोर्स क्या है इसको समझिएगा। जितने भी पदार्थ हैं वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और ये जो कण है वह मुक्त अवस्था में रह सकता है और इस छोटे कणों को हम लोग बोलते हैं अणु, इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो पदार्थ के जो अणु होते हैं वह एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब एक अणु दूसरे अणु को अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। और जो ये बल होता है अट्रैक्शन वाली, जो एक अणु दूसरे अणु को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसी बल को बोलते हैं हम लोग अंतरा अणुक बल और इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्स। ये दो तरह के होते हैं, एक है सहसंजक बल और दूसरा है आसंजक बल। सहसंजक बल को इंग्लिश में कोहेसिव फोर्स बोलते हैं और इसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, मतलब आसंजक बल को इंग्लिश में एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो कोहेसिव फोर्स क्या है पहले समझिएगा, मतलब सहसंजक बल क्या है इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं। मतलब सहसंजक बल का जो डेफिनेशन होता है वो क्या है, एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को सहसंजक बल कहा जाता है। और आसंजक बल क्या होता है, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को आसंजक बल कहा जाता है। मतलब जो सहसंजक बल होता है वो एक ही पदार्थ के अलग अलग अणुओं के बीच में लगता है और आसंजक जो होता है वह अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में लगता है आकर्षण वाली बल। क्लियर? सॉरी, आइए यहां पर इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं हम लोग। मान लीजिए जैसे आपके पास दो कांच की दो अणु है, हमने बड़ा बनाया, जूम करके बनाया। अणु इतना बड़ा नहीं होता है, हमने क्या किया, इसको जूम करके बनाया। मान लो ये भी आपका जो अणु है वो क्या किसका है, कांच का है, और ये भी अणु किसका है, कांच का है। ये आपको अणु नंबर 1 मान लिया और ये अणु नंबर 2 हो गया। अब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जैसे पहला अणु दूसरे अणु को अपनी ओर खींचता है, ऐसे क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा। मतलब पहला अणु दूसरे अणु को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। बिल्कुल उसी तरह दूसरा अणु भी पहले अणु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। दोनों पे जो लगने वाला जो बल है, उन बलों का जो परिमाण है वह समान होता है और इसकी दिशा विपरीत होती है। क्लियर? मतलब पहला अणु दूसरे अणु को अपनी ओर ऐसे खींचेगा। मान लीजिए अगर इसको नाम हमने दे दिया Fc, तो दूसरा अणु भी पहले अणु को उतना ही बल से अपनी ओर खींचेगा। ये हो गया, ये भी Fc। Fc यहां क्या है, मतलब कोहेसिव फोर्स, सहसंजक बल को सूचित कर रहा है। उसी तरह मान लीजिए यहां पर अगर मान लीजिए एक जल का अणु है और ये दूसरा जल का अणु है, ये जल का है और यह भी जल का है, ठीक है। इनके बीच में भी कौन सा बल लगेगा, सहसंजक बल लगेगा। यानी कि ये आपका जो पहला जल का अणु है वह दूसरे जल को अपनी ओर खींचेगा और दूसरा जल का जो अणु है वो पहले वाले जल के अणु को अपनी ओर खींचेगा। तो इन दोनों में जो आपका सहसंजक बल लग रहा है, इसकी मान अगर हम लोग Fc डैश बोल दे तो यह भी क्या हो जाएगा, Fc डैश होगा। अब Fc और Fc डैश आपस में इक्वल नहीं होंगे, मतलब पदार्थ बदल जाएंगे तो उनके बीच में लगने वाले जो उनके बीच के अणुओं के बीच में जो लगने वाले सहसंजक बल है उसका मान भी बदल जाएगा। जैसे कांच के बीच में जो आपका कांच के अणुओं के बीच में जो बल लग रहा है उसको हम Fc बोल रहे हैं, और जल के अणुओं के बीच में जो सहसंजक बल लग रहा है उसको हमने Fc डैश बोला। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। मतलब अगर जैसे देखा जाता है तो Fc सबसे ज्यादा ठोस के लिए होता है,
मतलब ससंजक बल ठोस के अणुओं के बीच में सबसे ज्यादा लगता है। उसके बाद में जो ससंजक बल होता है द्रव के अणुओं के बीच में उससे कम लगता है, और सबसे कम लगता है आपका तो गैस के अणुओं के बीच में। क्लियर? तो ससंजक बल ठोस के अणुओं के बीच में सबसे ज्यादा, उसके बाद द्रव के अणुओं के बीच में ठोस से कम, और गैस में सबसे कम लगता है। तो ये है इसका ऑर्डर, ठोस में सबसे ज्यादा, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम गैस में। क्लियर? तो ये हम लोग समझ गए कि अगर पदार्थ सेम है और एक ही पदार्थ के अलग अलग अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है, इस आकर्षण बल को हम लोग बोलेंगे ससंजक बल। क्लियर? उसी तरह यहां पे आइएगा एडहेसिव। इसमें क्या होता है, अब आपके पदार्थ अलग हो गए तो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है इसको बोलते हैं आसंजक बल। जैसे मान लीजिए यहां पर एक कांच का अणु है, यहां पर एक कांच का अणु है, और दूसरा अणु यहां पर मान लीजिए आपका जल का अणु है। क्लियर? ये आपका पहला और ये आपका दूसरा, ये जल का अणु है और ये कांच का अणु है। मतलब पदार्थ बदल गया, यहां पर आप ध्यान से समझेंगे, पदार्थ बदल गया तो इनके बीच में भी आपका एक आकर्षण बल लगता है। कांच का जो अणु है वह जल के अणु को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जल का जो अणु है वो कांच के अणु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इनके बीच में जो बल लगा, इस बल को हम लोग बोलते हैं आपका एडहेसिव और आसंजक बल, Fa। जितना बल से आपका जल कांच को खींचेगा उतना ही बल से कांच जल को खींचेगा। मतलब न्यूटन का इसमें तीसरा गति नियम इसमें लग सकता है कि नहीं? बल का जो परिमाण है वो क्या है, आपस में बराबर है, और दिशा क्या है, विपरीत है कि नहीं? ठीक है। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए यहां पर आपकी बात कांच है और यहां पर जल की जगह मान लीजिए पारा है, पारा है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। ये आपका पहला अणु मान लीजिए, पहला अणु कांच का है और दूसरा अणु पारा का है। अब इनके बीच में भी कौन सा बल लगेगा, तो आसंजक बल लगेगा, क्योंकि पदार्थ आपका क्या है, अलग अलग है। तो ये कांच का अणु पारा के अणु को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और यहाँ पर पारा का अणु जो है वो कांच के अणु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इनके बीच में जो बल लगा इसको हम लोग बोलते हैं Fa' और इस भी कितना हो जाएगा, Fa'। तो यहां पर Fa और Fa' को इक्वल नहीं होंगे। मतलब पदार्थ अगर बदल जाएंगे, पदार्थ अगर अलग अलग है, बदल गए, जैसे कांच का जल के साथ आपका जो बल लगा आसंजक बल उसको Fa बोले, अगर कांच का ही अगर आपका आसंजक बल पारा के साथ अगर Fa' है तो वह आपस में इक्वल नहीं होगा। मतलब पदार्थ बदल जाने से आसंजक बल या ससंजक बल का जो मान है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्लियर हुआ? मतलब अंतरा अणुक बल जो होता है, अंतरा अणुक बल, ये दो तरह के हो गए, ससंजक बल और आसंजक बल, ससंजक बल सॉरी और आसंजक बल, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, पदार्थ एक ही है, उसके अलग अलग अणुओं के बीच में जो लगा आकर्षण बल, इसको हम लोग ससंजक बल बोलेंगे। अगर आपका दो अलग अलग आपका पदार्थ है, जैसे कांच और पारा हो गया, कांच और जल हो गया, इनके अणुओं के बीच में जो बल लगा इसको बोलेंगे आसंजक बल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ससंजक बल और आसंजक बल। क्लियर? अब चलिए इसका हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। इसको आप नोट करेंगे, पॉज करके नोट कर लीजिएगा बाबू। हो गया, मिटा देते हैं। चलिए अब यहां इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख लेंगे। जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जो होता है, जो अंतरा अणुक बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। तो सबसे पहले पॉइंट यहां पे लिखेंगे, अंतरा अणुक बल या ससंजक बल अथवा असंजक बल, ऐसे लिख देते हैं। अंतरा
अनुक बल कमा गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। इसको ध्यान से समझेंगे। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण लगता है? तो मास के कारण, यानी पदार्थों के द्रव्यमान के कारण लगता है। मतलब यहां पे अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल को देखें तो अगर आपके पास कोई दो पदार्थ है, इसका द्रव्यमान m1 और m2 है, तो इनके बीच में, अगर इनके बीच की दूरी r है तो इनके बीच में आकर्षण बल लगता है जिसका मान Gm1m2 बटा r स्क्वायर के बराबर होता है। ये है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है वह पदार्थ के द्रव्यमान के कारण लगता है, ठीक है। लेकिन अंतरा अणुक बल जो होता है वो द्रव्यमान के कारण नहीं लगता है। दोनों का नेचर सेम है। गुरुत्वाकर्षण बल भी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, और अंतरा अणुक बल अणुओं के बीच में जो बल लग रहा है एक दूसरे के बीच में जो बल लग रहा है वो भी आकर्षण वाली है। गुरुत्वाकर्षण बल और अंतरा अणुक बल दोनों आकर्षण वाली है, क्लियर। लेकिन दोनों सेम नहीं है, ये द्रव्यमान के कारण लगता है। और जो ये अंतरा अणुक बल है वह किसके कारण लगता है? तो अणुओं के द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है, जिसको हम लोग वैंडर वाल बोलते हैं। मतलब ये जो बल लगता है, अगर इसको 2 नंबर में लिखे तो यहां पर लिख सकते हैं अंतरा अणुक बल द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। जिसे वांडरवाल बल भी कहा जाता है। मतलब अणुओं के बीच आपका द्विध्रुव उत्पन्न होता है, और उन द्विध्रुव के कारण आपका आकर्षण लगता है, वो होता है अंतरा अणुक बल। लेकिन यहां पर जो गुरुत्वाकर्षण है वह द्रव्यमान के कारण लगता है। तो इसको यहां ध्यान देंगे, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है, और ये जो गुरुत्वाकर्षण है वह आपका द्रव्यमान के कारण लगता है। हाँ, दोनों बल की जो प्रकृति है वो आकर्षण वाली है। दोनों बल एक दूसरे को क्या करता है, कोई एक अणु दूसरे अणु को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसमें कोई रिपल्सन वाली बात नहीं है, प्रतिकर्षण वाली बात नहीं है। इसको ध्यान से समझना है। उसके बाद देखिएगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। मतलब यहां से देखा जाए तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। लेकिन ये जो अंतरा अणुक बल होता है वह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता है। ध्यान से समझना है। इसीलिए यहां पे पहले लिखा दिया गया है गुरुत्वाकर्षण बल अंतरा अणुक बल गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। इसको तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे अंतरा अणुक आप एक सेकेंड, अंतरा अणुक बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता है, मतलब इसमें जो आपका फोर्स है वह 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। मतलब यहां पर ये जो रूल है वो कभी यूज नहीं होता है। इसको काट देंगे, ये वाला रूल इसमें नहीं चलता है। मतलब अंतरा अणुक बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता है। और यहां पे देखिएगा जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, लेकिन
इसमें दो अणुओं के बीच में जो आपका आकर्षण बल लग रहा है वह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता है। इसको ध्यान से समझेंगे। इसके बाद में चौथा पॉइंट है, ये आपका लघु पारसी बल होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। यहां पर लिख सकते हैं यह लघु पारसी बल होता है। लघु पारसी बल जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स। लघु पारसी बल शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। मतलब क्या है कि दो अणुओं के बीच की दूरी अगर 10 की पावर -9 मीटर से ज्यादा है तो उनके बीच में लगने वाला जो इंटरमोलेकुलर फोर्स है, अंतरा अणु बल है, वह लगभग नगण्य होगा। मतलब आपका दो अणु, मान लीजिए आपका यहां पर एक अणु है और दूसरा अणु यहां है, ये पहला अणु है, ये दूसरा अणु है, और इनके बीच की दूरी अगर r है तो r का जो मान होना चाहिए वह 10 की पावर -9 मीटर से कम होना चाहिए, या लगभग इतने के बराबर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब r का जो मान है वह 10 की पावर -9 मीटर से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है, मान लीजिए इन दोनों अणुओं के बीच की दूरी अगर 10 की पावर -9 मीटर से ज्यादा हो गया तो इस बल का कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होता। इसीलिए इसको बोलते हैं, ये कैसा बल होता है, तो लघु पारसी बल होता है। मतलब हम लोग अंतरा अणुक बल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोहेसिव और एडहेसिव दोनों की बात कर रहे हैं, ससंजक बल और असंजक बल दोनों की बात हो रही है कि नहीं। तो ये आपका, अब देखिएगा यहां पर इस दूरी को 10 की पावर -9 मीटर दूरी को क्या बोलते हैं, अणुक दूरी। मतलब इसको मोलिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब इस r को क्या बोलेंगे, इस r का जो नाम होता है आणविक दूरी, या आणविक दूरी भी बोल सकते हैं। ऐसे आणविक दूरी इंग्लिश में बोलते हैं मोलिकुलर डिस्टेंस। मोलिकुलर डिस्टेंस, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होना चाहिए मोलिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दो अणुओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो मोलिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, मान लीजिए एक अणु को सेंटर मान लिया जाए और r का मतलब मोलिकुलर डिस्टेंस को रेडियस मान लिया जाए और एक स्फीयर बनाए, तो इस स्फीयर के बीच में जितने मोलिक्यूल्स हैं वही मोलिक्यूल्स एक दूसरे पर आपका इंटरमोलेकुलर फोर्स लगाएंगे। स्फीयर से जो बाहर होंगे वह इंटरमोलेकुलर फोर्स के अधीन नहीं आएंगे। अब क्या हमने बोला जा रहा देखिएगा, इसको बाबू नोट कीजिएगा। हो गया, मिटा दो। चलिए, देखिएगा हमने क्या बोला, पांचवा पॉइंट। मान लीजिए एक स्फीयर को हमने यहां पे सेंटर मान लिया और मोलिकुलर डिस्टेंस आणविक दूरी के बराबर एक त्रिज्या मानकर अगर हम लोग एक स्फीयर बनाएं तो इस स्फीयर के अंदर जितने भी मोलिक्यूल्स हैं उन्हीं मोलिक्यूल्स के बीच में आपका फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरमोलेकुलर फोर्स, अंतरा अणुक बल। इसके बाहर जो होंगे इस स्फीयर, मान लो ये गोला बना, ये गोला है, स्फीयर है, और इस स्फीयर का एक स्पेशल नाम भी होता है। इस स्फीयर का एक नाम भी होता है स्पेशल, जिसको देखिए क्या बोलते हैं, इसी गोला को बोलते हैं आणविक सक्रियता का गोला। आणविक सक्रियता का गोला, और इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर ऑफ मोलेकुलर एक्टिविटी,
ये इस गोला का नाम है। मतलब इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई एक मोलेक्यूल को केंद्र पे मान लीजिए, और आर जो होना चाहिए वो कितना 10 की पावर, ये जो आर है वो 10 की पावर -9 मीटर के ऑर्डर का होना चाहिए, मतलब 10 की पावर -9 मीटर त्रिज्या वाला अगर कोई रेडियस है, और इसको आप इस त्रिज्या को इस मतलब केंद्र पर एक अणु रख दीजिए, और इतने त्रिज्या का अगर एक गोला बनाइए, तो इस गोले के अंदर जो भी अणु होंगे उन्हीं के बीच में आपका फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग इंटरमोलेकुलर फोर्स बोलेंगे। जो अणु इसके बाहर होंगे उनके बीच में आपका फोर्स नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसको हम लोग क्या मानेंगे, नगण्य मानेंगे, नगण्य, न के बराबर है कि नहीं। मतलब फोर्स तो लग रहे होंगे लेकिन इसकी प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो इस गोले के अंदर जो भी अणु होंगे उन्हीं के बीच में आपका लगेगा इंटरमोलेकुलर फोर्स। क्लियर। जो बाहर होंगे उनपे तो लगेगा, लेकिन नगण्य के बराबर होगा। इसके साथ तो यहां पर जो सेंटर पे रखा गया है अणु के साथ, है कि नहीं। जैसे ये अणु इन सब पे आपका इंटरमोलेकुलर फोर्स लगाएगा, लेकिन ऐसे स्फीयर के बाहर अगर कोई दूसरा अणु है तो उसपे तो आपका फोर्स लगेगा, लेकिन नगण्य के बराबर लगा रहा होगा, लेकिन फोर्स का जो इफेक्ट है वो कितनी होगी, नगण्य के बराबर, नेग्लिजिबल के बराबर। क्लियर। तो ये है आपका ससंजक बल और असंजक बल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर। अब चलिए कुछ हम लोग एग्जांपल को भी देख लेते हैं। क्लियर। इसको आप नोट कर लेंगे। गोला का स्पेशल नाम है आणविक सक्रियता का गोला या स्फीयर ऑफ मोलेकुलर एक्टिविटी। मतलब इसी गोला के अंदर अगर कोई भी अणु है तो वह केंद्र वाले अणु के साथ आपका इंटरमोलेकुलर फोर्स लगाएगा, अदरवाइज जो बाहर के अणु है वो तो फोर्स लग रहा होगा लेकिन नगण्य के बराबर, उसका इफेक्ट 0 है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि उस पे फोर्स नहीं लग रहा है। हो गया। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल्स ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। मतलब ससंजक बल और ससंजक बल और असंजक बल के उदाहरण। अब पहला एग्जांपल देखिएगा क्या है। जो जल की बूंदे हैं या तरल की जो बूंदे हैं वो छोटे छोटे बूंद मिलकर एक बड़ा बूंद का निर्माण कर लेता है। ये जो आपका छोटे छोटे किसी भी तरल के, मान लीजिए जल ले लेते हैं, तो जल के जो छोटे छोटे बूंद हैं वह मिलके एक बड़ा बूंद का निर्माण करता है। मतलब जल में जो जल के अणु हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मतलब जो आपके एक छोटा जो बूंद है दूसरे छोटे वाले बूंद के जो अणु है उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, मतलब इनके बीच में ससंजक बल लग रहा है कि नहीं। तो जैसे मान लीजिए आपके छोटे छोटे बूंद है, ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करके एक बड़ा बूंद बनाया ऐसे। तो इन सब में कौन सा बल लगा, इन सब में ससंजक बल लगा। मतलब ससंजक बल के कारण द्रव के छोटी छोटी बूंदे मिलकर एक बड़ा बूंद का निर्माण करता है। ये हो गई। दूसरा एग्जांपल देखिएगा जो आपका शीत वेल्डिंग का है, कोल्ड वेल्डिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका है क्या समझना है यहां पर। मान लीजिए आपके पास मेटल के दो प्लेट हैं, मतलब एक दूसरे पर आपका एक मेटल का प्लेट रखा हुआ है एक दूसरे के ऊपर,
ऐसे मान लीजिए एक दूसरे के ऊपर मेटल के प्लेट रखे गए हैं। अब मान लीजिए इस प्लेट पर क्या किया गया, ऐसे एक दूसरे पर रखा हुआ है और इसकी प्रेशर जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है इस पे, मतलब ऐसे दाब के प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, मतलब दाब का मान बहुत ज्यादा हो गया, दाब बढ़ा दिया गया, तो दाब को इंक्रीज करा दिया गया, बढ़ा दिया गया। और दाब बढ़ाकर अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है, मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, अणुओं के बीच की जो दूरी है, अगर वह दूरी 10 की पावर -9 मीटर से कम कर दिया जाता है या उसके बराबर कर दिया जाता है, तो ये दोनों मेटल के प्लेट क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में चिपक जाते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग कोल्ड वेल्डिंग। मतलब यहां आप लिखेंगे जब दो धातु के प्लेटों को एक साथ रखकर दाब का मान बढ़ाकर R बराबर 10 की पावर -9 मीटर, दाब का मान बढ़ाकर R का मान इतना कर दे, दाब का मान बढ़ाकर अणुओं के बीच की दूरी, ऐसे लिखेंगे, दाब का मान बढ़ाकर अणुओं के बीच की दूरी, अणुओं के बीच की दूरी R 10 की पावर -9 मीटर इतना कर दिया जाता है, तो दोनों धातु के प्लेट एक दूसरे में चिपक जाते हैं। इसे शीत वेल्डिंग कहा जाता है, शीत वेल्डिंग कहा जाता है। तो यहां पर एक वर्ड मिला, शीत वेल्डिंग। शीत वेल्डिंग में क्या होता है, धातु के प्लेट एक दूसरे पर रखकर बहुत ज्यादा दाब बढ़ाकर उनके अणुओं के बीच की दूरी 10 की पावर -9 मीटर से छोटा या उसके बराबर कर दिया जाता है, तो दोनों एक दूसरे में चिपक जाता है। तो यह भी किसका एग्जाम्पल है, किसके कारण हो रहा है, तो संसंजक बल के कारण। किसके कारण, तो संसंजक बल के कारण ऐसा हो रहा है। मतलब दो धातु के प्लेट है, वो एक दूसरे में क्या हो गए, चिपक गए। अब देखिएगा तीसरा क्या है, तीसरा जैसे मान लीजिए आपके पास कांच का कोई बर्तन है और भीगा हुआ है, कांच का बर्तन है और भीगा हुआ है, तो उसको पोंछने के लिए हम लोग सूती कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं, लाइलन वाले कपड़ा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा क्यों, समझिए यहां पर, इसको नोट करते चलेंगे बाबू, पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए यहां पर तीसरा देखिएगा, जो आपका कांच का प्लेट है और भीगा हुआ है, उसको पोंछने के लिए सूती कपड़ा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों होता है देखेंगे, मतलब जो कांच और जल के बीच का जो आसंजक बल है, एफ का मतलब एडहेसिव फोर्स, किसके बीच का, तो कांच और जल के बीच का ये होता है आपका लेस देन, किसके बीच का, तो सूती कपड़ा और जल के बीच के आसंजक बल से। मतलब यहां पर कांच और जल के बीच का जो आसंजक बल है वह सूती कपड़ा और जल के बीच के आसंजक बल से कम होता है।
मतलब आपका जो सूती कपड़ा है वह जल के अणु को कांच से ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करता है कि नहीं? तो क्या हो जाता है, जो जल है वो सूती कपड़ा के साथ ज्यादा चिपकेगा, है कि नहीं? और प्लेट अच्छे से आपका साफ हो जाएगा जो भीगा हुआ है। लाइलन में नहीं होता है, मतलब सूती कपड़ा के जगह पे अगर लाइलन यूज करेंगे तो फिर ये कांच वाला, जो कांच और जल के बीच का आसंजक बल है वो ज्यादा हो जाता है लाइलन वाला से, इसीलिए लाइलन का कपड़ा यूज नहीं करते हैं आपका कांच के प्लेट को पोंछने के लिए, क्योंकि सूती कपड़ा और जल का आसंजक बल कांच और जल के आसंजक बल से ज्यादा होता है, यानी जल सूती कपड़ा से ज्यादा चिपकना चाहेगा, है कि नहीं? इसलिए तो यहां आप लिख सकते हैं, भीगी कांच के प्लेट को, भीगी हुई कांच के प्लेट को साफ करने के लिए सूती कपड़ा का इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, और ये रीजन हो गया कि कांच और जल के बीच का जो आसंजक बल है वह सूती कपड़ा और जल के आसंजक बल से कम होता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम लोग पेन से कागज पे लिख पाते हैं, इसका एक कारण क्या है, जो आपकी स्याही है या इंक जिसको बोलते हैं, स्याही और पेज यानी कि कॉपी का जो पेज है उसके बीच का जो आसंजक बल है वह स्याही के अणुओं के बीच में लगने वाले संसंजक बल से ज्यादा है, यानी कि स्याही के अणुओं के बीच में जो बल लग रहा होगा वो कौन सा होगा, संसंजक बल, और स्याही के अणु और कागज के अणु के बीच में जो बल लग रहा होगा वो कौन सा होगा, आसंजक बल। तो स्याही के अणुओं के बीच में लगने वाला जो संसंजक बल है वह स्याही और कागज के बीच में लगने वाले आसंजक बल से कम है, मतलब यहां पे आसंजक बल ज्यादा है, संसंजक बल कम है, इसीलिए हम लोग लिख पाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स है संसंजक बल और आसंजक बल का। क्लियर? हम लोग इस टॉपिक को इसलिए पढ़ा क्योंकि अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है पृष्ठ तनाव, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स का जो हम लोग चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, तरलों के यांत्रिकी गुण का आपका आखिरी टॉपिक आने वाला है वो है आपका पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव में हम लोग इस फोर्स को डिस्कस करने वाले हैं, इस तरह के बल को हम लोग वहां पे व्याख्या करने वाले हैं, संसंजक बल और आसंजक बल को। इसीलिए पृष्ठ तनाव पढ़ने से पहले हम लोग इस टॉपिक को पढ़ लिया। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू।